दोस्तों, हम सभी विजय सेतुपति के फैंस हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यूअर होगा जो विजय सेतुपति की एक्टिंग का मुरीद ना हो। आज मैं उनकी एक लेटेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, जो सस्पेंस, थ्रिलर और इमोशन से कूट कूट कर भरी हुई है। मूवी की स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसी मूवीज बार बार नहीं बनती। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है यादुम उरे यावारुम कैलिर। तो मूवी की शुरुआत होती है एक जंग से, जहां काफी लोग घायल और मरने वाली हालात में होते हैं। यहाँ हमें जंग लड़ने वाले लोगों की परेशानियों के बारे में बताया जाता है। इसके बाद हम श्रीलंका की जंग में अपना सब कुछ खो चुके एक छोटे से बच्चे पुनीतन को देखते हैं, जो कि चर्च में एक फादर के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और फादर पुनीतन से कहते हैं कि ये आदमी तुम्हें लंदन पहुँचा देंगे, जहाँ तुम अपने म्यूजिक के हुनर को और भी अच्छे से निखार पाओगे। पुनीतन उन लोगों के साथ चला जाता है, लेकिन रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट पर पुनीतन और उसके साथ के सभी लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि उन सबके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। इसके आगे के सीन में हम तमिलनाडु के पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहाँ पर कई सारे रिफ्यूजी को पकड़ा गया है। इनके बीच में एक रिफ्यूजी लड़की कनक रानी भी होती है, जिसके कपड़े थोड़े से बिखरे होते हैं और पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। लेकिन कनक रानी उनसे कहती है कि कम से कम मुझे मेरे कपड़े तो सही कर लेने दो। पर पुलिस के लोग उसको ऐसे ही खड़े रहकर सफाई देने को कहते हैं और उस पर बुरी नजर डालते हैं। इसी बीच एक पुलिस वाले की गन नीचे गिर जाती है और इसके बाद ये सीन बिना किसी एक्सप्लेनेशन के यहीं खत्म हो जाता है। अब आगे क्या हुआ और पुनीतन और कनक रानी की कहानी एक दूसरे से किस तरह कनेक्ट हुई, ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब सीन यहाँ से कट हो जाता है और कहानी 18 साल आगे शिफ्ट हो जाती है। 18 साल बाद हम देखते हैं मटेला नाम की एक लड़की को, जिसका एक छोटा सा म्यूजिक बैंड होता है। और आज वो लोग चर्च में एक बड़े म्यूजिक बैंड की लीडर जेसी ट्रेलर को वेलकम करने वाले हैं। जेसी ट्रेलर अपने बैंड के साथ कुछ दिनों पहले ही लंदन से इंडिया आई थी। चर्च के फादर जेवियर जेसी से मिलने के लिए जाते हैं। जेसी उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाती है। फादर उसे उसकी फैमिली का फोटो एल्बम देते हैं और बताते हैं कि 18 साल पहले हुए एक लैंडस्लाइड में तुम्हारे पापा का बनाया हुआ चर्च पूरी तरह से मिट्टी में दब गया था, जिसके बाद तुम्हारी फैमिली लंदन चली गई थी और आज उससे थोड़ी दूर पर ही एक नया चर्च बना दिया गया है। और इसी चर्च में आज वो लोग जेसी का वेलकम करने वाले थे। इधर चर्च में मटेला अपनी टीम के साथ जेसी को वेलकम करने के लिए तैयार होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जेसी से जलन भी होती है, क्योंकि हर कोई जेसी के म्यूजिक की तारीफ कर रहा होता है। इसी बीच जेसी वहाँ पहुँच जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि पुनीतन भी जेसी के साथ ही है। सब लोग जेसी की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी मटेला पियानो पर एक धुन बजाती है और जेसी से पियानो पर वही धुन बिना कुछ मिस किए रिपीट करने के लिए कहती है, क्योंकि वो सबको दिखाना चाहती थी कि मैं बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन हूँ। अब जेसी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन तभी पुनीत उन दोनों के बीच में आ जाता है और सिर्फ एक हाथ से मटेला की धुन को उससे भी अच्छा बजाने लगता है। पर तभी मटेला उसे रोक देती है और अपना पियानो लेकर जाने लगती है। इस समय एक औरत मटेला के पास आकर बताती है कि 18 साल पहले जो चर्च लैंडस्लाइड की वजह से मिट्टी में दब गया था, थोड़ी देर पहले हुए लैंडस्लाइड में अब वो नजर आने लगा है। दरअसल 18 साल पहले हुए उस हादसे में पियानो बजाते हुए मटेला के पापा की मौत हो गई थी। इधर कलेक्टर के ऑफिस में हम एक आदमी को देखते हैं, जो लेडी कलेक्टर को बताता है कि लैंडस्लाइड में पुराने चर्च का थोड़ा सा हिस्सा देखा गया है, जिसके बाद आम लोग चाहते हैं कि हम जल्दी से उस पूरी जगह को साफ करके चर्च को वापस पहले जैसा बना दे। तभी कलेक्टर की नजर रिफ्यूजी के एक नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर पड़ती है, जो कि पुनीतन का होता है। उसने रिफ्यूजी कैंप में अपनी बहन कनक रानी के साथ रहने के लिए फॉर्म भरा था, पर इस फॉर्म में पुनीतन का नाम कृपानिधि लिखा होता है। कलेक्टर अपने आदमी से कहती है कि जल्दी ही कृपानिधि की जांच को पूरी करके उसे अपनी फैमिली से मिलवा दो। अगले दिन पुलिस स्टेशन में कृपानिधि की जांच के लिए फाइल भेज दी जाती है और वहाँ हम आदित्य नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कनक रानी के भाई कृपानिधि की फाइल को देखकर गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्त राजन के पास जाता है। वो राजन से कहता है कि हम जिस कृपानिधि को ढूंढ रहे थे, उसने अपनी बहन कनक रानी के साथ रिफ्यूजी कैंप में रहने का आवेदन दिया है। इसके बाद राजन को भी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों कृपानिधि को मारने के लिए उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन आखिर श्रीलंका का पुनीतन तमिलनाडु की कनक रानी का भाई कैसे बन गया और राजन उसे मारने के लिए क्यों ढूंढ रहा है, ये आपको आगे की कहानी में पता चल जाएगा। खैर, इधर चर्च की साफ सफाई में पुनीतन भी हेल्प करता है और मिट्टी के नीचे उन्हें मटेला के पापा का स्केलेटन भी मिल जाता है। उनका फ्यूनरल करके स्केलेटन को दफन कर दिया जाता है
और इन सब के दौरान मटेला को पुनीतन से प्यार भी हो जाता है। इसी बीच पुनीतन कलेक्टर ऑफिस में काम करने वाले उस आदमी से मिलता है जो पुनीतन से कहता है कि तुम कैंप के लीडर के पास जाकर एक एनओसी ले लेना और अपनी बहन से भी एक लेटर लिखवा लेना जिसमें तुम्हारी बहन तुम्हें अपना भाई मान लेगी, जिसके बाद हम तुम्हें कैंप में भेजने की कार्यवाही शुरू कर देंगे। तो पुनीतन को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो पेपर लिखवाने के लिए कनक रानी को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किए बिना ही राजन भी कृपानिधि यानी पुनीतन को मारने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है। इधर चर्च पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है और सब लोग चर्च के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। चर्च में घंटा लगाया जा रहा होता है कि तभी वहाँ एक बाइक गैंग आ जाता है जो वहाँ काम करने नहीं देता और वो लोग बाकी लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद पुनीतन उन सब की बहुत पिटाई करता है और उन लोगों को वहाँ से डराकर भगा देता है। ये सब देखकर चर्च के फादर कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन भेज देते हैं ताकि वो पुलिस वालों को बता सके कि आखिर ये लड़ाई क्यों हुई थी और इसमें पुनीतन की कोई गलती नहीं है, ताकि पुनीतन को जैसी के साथ लंदन वापस जाने में कोई परेशानी ना हो। ये सुनकर जैसी उन्हें बताती है कि पुनीतन असल में मेरा कोई साथी नहीं है और वो लंदन से मेरे साथ नहीं आया था, वो तो मुझे चर्च आते समय रास्ते में मिल गया था। इसके बाद फादर और जैसी पुनीतन के पास जाते हैं और फादर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। पुनीतन उन्हें बता देता है कि मैं एक श्रीलंकाई रिफ्यूजी हूँ और कैंप में री रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे अपनी बहन से मिलना होगा। उसकी सच्चाई को जानने के बाद मटेला और उसकी माँ को भी झटका लगता है, लेकिन वो अपनी माँ से कहती है कि पुनीतन के आने के बाद ही हमें पापा का फ्यूनरल करने को मिला था, इसलिए मैं उसके साथ ही रहना चाहूंगी। दूसरी तरफ हम राजन को देखते हैं जिसे एक लेडी पुलिस ऑफिसर बताती है कि मैंने कृपानिधि को जंगल में देखा था। वो कैरेट फार्म में काम करने वाली अपनी बहन कनक रानी से मिलने के लिए आया था, लेकिन कनक रानी वहाँ उस वक्त मौजूद नहीं थी। इसके बाद राजन अपने साथी से कहता है कि कनक रानी को कैरेट फार्म में काम करने के लिए भेज दो। जैसे ही कृपानिधि को इस बात की खबर मिलेगी तो वो कनक रानी से मिलने के लिए जरूर आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंप में एक औरत कनक रानी के पास आकर बताती है कि कल सुबह की पहली बस से तुम्हें खेत में काम करने के लिए जाना है, इसलिए अगली सुबह कनक रानी कैरेट फार्म में चली जाती है। इधर जैसी पुनीतन को कॉल करके बताती है कि कनक रानी कैरेट फार्म में काम करने के लिए गई है। फिर जैसी पुनीतन और मटेला तीनों कनक रानी से मिलने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में मटेला पुनीतन से पूछती है कि आखिर तुम अपनी बहन से अलग कैसे हुए। पुनीतन बताता है कि कनक रानी असल में मेरी बहन है ही नहीं, बल्कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। इसके बाद वो मटेला और जैसी को अपनी पूरी कहानी बताता है, जिसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो श्रीलंका में चर्च के एक फादर को लड़ाई के मैदान के बीच मिला था, जिसके बाद फादर मुझे अपने साथ घर ले आए थे। उस समय लड़ाई चल रही थी तो धमाकों की आवाज उसे परेशान करती थी। उन आवाजों से बचने के लिए उसने रैंडम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दिया। पुनीतन बताता है कि इसके बाद फादर भी म्यूजिक को समझने के लिए मेरी हेल्प करने लगे और मुझे अच्छा म्यूजिशियन बनाने के लिए उन्होंने मुझे लंदन भेजने का फैसला किया। लेकिन जब मैं लंदन के लिए जा रहा था तभी रास्ते में पुलिस ने हमें पकड़ लिया, क्योंकि मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी। इसके बाद मैं 8 साल तक जेल में रहा और जेल से बाहर आने के बाद भी लड़ाई ही चल रही थी और इस लड़ाई के बीच में एक बार फिर से मुझे पकड़ लिया गया, लेकिन इस बार जेलर ने मेरी मदद की और मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं भागकर समंदर के किनारे पहुँचा जहाँ से एक बोट इंडिया आ रही थी और मैं उसमें बैठ गया। केरल पहुंचने से पहले उस बोट का भी एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन रियाज नाम के एक आदमी ने मुझे बचा लिया और केरल में मैं उनके साथ कई सालों तक रहा। इस दौरान रियाज को पता चल गया था कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, तो रियाज मुझे एक म्यूजिक शॉप पर ले गया और मुझे वहाँ पर काम पर लगा दिया। कई सालों तक मैं वहाँ पर काम करता रहा और एक दिन रियाज ने मुझे लंदन रॉयल एकेडमी का म्यूजिक कंपटीशन का पोस्टर दिखाया। श्रीलंका से फादर मुझे इसी कंपटीशन में भेजना चाहते थे। रियाज और अपने दोस्तों के कहने पर मैंने उस कंपटीशन का फॉर्म भर दिया, लेकिन मेरी कोई नेशनैलिटी नहीं थी, इसलिए मैं रिजेक्ट हो गया। इसके बाद पुनीतन लोगों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा होता है और तमिलनाडु में उनकी बस से एक आदमी की गाड़ी को थोड़ा सा धक्का लग जाता है। वो आदमी अपने साथियों के साथ आकर बस में बैठे लोगों के साथ झगड़ा करने लगता है और तभी वहाँ एसपी राजन भी आ जाता है और वो पुनीतन को अरेस्ट कर लेता है। राजन को पता चल जाता है कि पुनीत इलीगल इमिग्रेंट है। पुलिस स्टेशन में 2 कांस्टेबल होते हैं जो अकेले में पुनीतन को बता देते हैं कि एसपी राजन ने तुम्हें अरेस्ट किया है और अगर तुम छूटना चाहते हो तो किसी भी तरह से तुम 50,000 रुपए दे दो। कुछ दिनों बाद अरुमुगम नाम का एक आदमी जेल में पुनीतन से मिलने के लिए आता है। पुनीतन उसे बताता है कि केरल में रियाज भाई उसे बचाने के लिए पैसे दे सकते हैं। अरुमुगम रियाज के पास जाकर 75,000 रुपए ले आता है और पुलिस वालों को 50,000 रुपए देकर पुनीतन की बेल करवा देता है। लेकिन यहाँ वो आदमी पुनीतन की बेल के वक्त उसका नाम पुलिस स्टेशन में कृपानिधि लिखवाता है। इसके बाद वो पुनीतन को लेकर एक कार से घर जाता है
और बाकी के 25,000 रुपए उसे देकर कहता है कि अगले 6 महीने तक तुम यहीं रहना और पकड़े मत जाना। फिर पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के हिसाब से तुम ऑफिशियली कृपानिधि हो जाओगे। और जब पुनीतन उससे कृपानिधि के बारे में पूछता है तो अरुमुगम उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये कृपानिधि कौन है। इसके बाद अरुमुगम चला जाता है और कुछ दिनों बाद पुनीतन को अरुमुगम का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने कृपानिधि और उसकी बहन कनकरानी के बारे में बताया था। लेटर में उसने पुनीतन को कैंप जाकर कनकरानी से मिलने के लिए भी मना किया था, लेकिन पुनीतन का कोई परिवार नहीं था और वो सोचने लगा कि अगर उसे एक बहन मिल जाएगी तो वो भी एक परिवार का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर कनकरानी से मिलने के लिए कैंप गया था। अब प्रेजेंट में पुनीतन जेसी और मटेला के साथ कनकरानी से मिलने के लिए एक कैरेट फार्म पर जाता है। कनकरानी फार्म पर काम कर रही होती है, तभी पुनीतन वहाँ उसे भी अपने बारे में सब कुछ बता देता है और कनकरानी से कहता है कि अगर आप मुझे अपना भाई मान लो तो मुझे कैंप में आपके साथ रहने की परमिशन मिल जाएगी। लेकिन कनकरानी इसके लिए इनकार कर देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी राजन भी उनके पास पहुँच जाता है, जिसे देखते ही कनकरानी डर जाती है। इसी बीच राजन अपनी गन पुनीतन के सर पर रख देता है, लेकिन तभी कनकरानी कहती है कि ये मेरा भाई नहीं है। दरअसल 18 साल पहले जब राजन के पापा पुलिस इंस्पेक्टर थे तो उन्होंने कनकरानी के साथ साथ कई सारे रिफ्यूजी को पकड़ा था। तब उनमें से एक कनकरानी का भाई कृपानिधि भी था। वो लोग कनकरानी पर गंदी नजर डाल रहे होते हैं। तभी कृपानिधि को एक पुलिस वाले की गन मिल जाती है और वो पुलिस स्टेशन में अपनी बहन पर गंदी नजर डालने वाले इंस्पेक्टर को गोली मार देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि राजन का बाप था। राजन पुनीतन को कृपानिधि समझकर जान से मारना चाहता था, लेकिन मटेला के साथ पुनीतन वहाँ से भाग जाता है। अब अगली सुबह पुनीतन मटेला के घर पर होता है और वो सबको अलविदा कहकर जा रहा होता है, क्योंकि कनकरानी ने अब तक उसे अपना भाई माना ही नहीं था। लेकिन तभी जेसी को लंदन से एक मैसेज आता है। वो पुनीतन को वो मैसेज दिखाती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि लंदन रॉयल एकेडमी ने पुनीतन को म्यूजिक कंपटीशन में सिलेक्ट कर लिया है और अगले 2 दिन में अगर उन्हें पुनीतन की पूरी डिटेल्स मिल जाती है तो पुनीतन उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। ये सब देखकर फाइनली कनकरानी भी उसे अपना भाई मान लेती है। इसलिए वो पुनीतन को कलेक्टर ऑफिस में ले जाकर फॉर्म पर साइन कर देती है और उसे लेकर रिफ्यूजी कैंप में आ जाती है। अब उस कैंप में राजन के आदमी पहले से ही मौजूद होते हैं। वो जानबूझकर पुनीतन से झगड़ा करने लगते हैं ताकि पुनीतन को केस में फंसाकर उसे फिर से जेल में डलवा दिया जाए। लेकिन पुनीतन उनका प्लान समझ जाता है और चुपचाप बस उनसे मार खाता रहता है। तभी टीवी पर खबर आती है कि कोई कैंप में रहने आए एक रिफ्यूजी कृपानिधि को लंदन म्यूजिक कंपटीशन में सिलेक्ट कर लिया गया है। अब ये खबर नेशनल न्यूज बन जाती है और मीडिया कृपानिधि के पास आती है और वो उनसे कहता है कि मेरे पास कोई नेशनैलिटी नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट मुझे पासपोर्ट देती है तो मैं लंदन जाकर कंपटीशन में परफॉर्म जरूर करना चाहूंगा। फिर ये खबर मीडिया में बहुत ही तेजी से वायरल होती है। गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी बनाई जाती है जो इस पूरे मामले की जांच करती है और कृपानिधि को रिफ्यूजी एक्ट के तहत सिंगल टाइम पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है। वो लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। वो जेसी के साथ लंदन जाने लगता है और मटेला उसे एयरपोर्ट पर ड्रॉप करती है। वो लोग एयरपोर्ट के अंदर जाने वाले होते ही हैं, लेकिन तभी राजन के कहने पर सिक्योरिटी गार्ड्स उसको साइड में लेकर आते हैं। राजन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम असली कृपानिधि नहीं हो, तो बताओ असली कृपानिधि कहाँ है? मेरी और तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है। अगर तुम उसका पता मुझे बता दोगे तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा और तुम्हें जाने दूंगा। इसके बाद पुनीतन राजन से कहता है कि अगर आपके पिता को मारने की वजह से आप कृपानिधि को मारना सही समझते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए उस बच्चे ने आपके पापा को मारकर गलत नहीं किया था और अब कनकरानी मेरी बड़ी बहन है, तो अब मैं ही उसका कृपानिधि हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे गोली मारकर अपना बदला ले सकते हैं, मैं इसका कोई विरोध नहीं करूँगा। पुनीतन की बात से राजन की आंखें खुल जाती हैं और वो कोई जवाब नहीं देता और उसे वहाँ से जाने देता है। अब पुनीतन लंदन चला जाता है और रॉयल एकेडमी के स्टेज से पूरी दुनिया एक रिफ्यूजी के परफॉर्मेंस को देखने के लिए तैयार होती है। तब पुनीतन पूरी दुनिया को अपनी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि मेरा असली नाम कृपानिधि नहीं है, मैं पुनीतन भी नहीं हूँ। असल में मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ जो आप सभी को भी पता है कि मैं इसी दुनिया का नागरिक हूँ। इसके बाद वो पूरी दुनिया में रहने वाले रिफ्यूजी लोगों की मुश्किलों के बारे में सभी को बताता है और कहता है कि पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को रिफ्यूजी के बारे में एक एक्ट साइन करना चाहिए ताकि रिफ्यूजीज को भी दुनिया में जीने के लिए बराबरी का दर्जा मिल सके। ये सुनकर कनकरानी भी अपने भाई के ऊपर प्राउड फील करती है और पुनीतन की बातें सिर्फ मूवी में ही नहीं, हम आज की सच्चाई में भी महसूस कर सकते हैं। खैर, यही होता है इस शानदार मूवी का दी एंड। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है
कि एक रिफ्यूजी की जिंदगी बहुत ही मुश्किल से भरी होती है। एक आदमी जिसका ना कोई नाम हो, ना कोई देश, ना धर्म और ना ही कोई जाति हो, वो आदमी इस दुनिया में जीने के लिए कितनी मुश्किलों से सामना करेगा, उसका दर्द हमारी सोच से भी परे है। खैर, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही जबरदस्त मूवीज आपसे कभी मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर and thanks for watching.